पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल सिस्टम स्काई रॉकेट कर चुके हैं। जितनी भी गाड़ी बेचने वाली कंपनीज हैं वो उनकी प्रोजेक्शन ये है कि अगले साल वो ज़्यादा गाड़ियां बेचेंगे, यानी जितनी भी कंपनीज हैं इनके रेवेन्यू ज़्यादा होने वाले हैं। अब जब हर कोई गाड़ी कर रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, तो आप पे एक सोशल प्रेशर है कि या आप अपनी जो पुरानी गाड़ियाँ ना उसको बेच के नई गाड़ी ले लो, या तो फिर आप जाके अपने लिए एक नई गाड़ी ले लो। और इस सोशल प्रेशर के पीछे ना आप जाके गाड़ियों के रेट्स चेक कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट चेक कर रहे हैं, फाइनेंसिंग चेक कर रहे हैं, और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार गाड़ियाँ तो काफ़ी महंगी हैं। अगर जो सबसे पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी भी है दैट इज़ अराउंड 30 लाख रुपीज़, तो आपके पास कैश तो इतना नहीं है कि आप जाके वो कैश पे जाके गाड़ी ले लें। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि आप बैंक के पास जाएँ, यानी आप बैंक के पास जाके गाड़ी को फाइनेंस करवाएं। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जितने पैसे भी हैं वो आप बैंक के पास जाएंगे, उनको पैसे देंगे, वो आपसे पैसे लेके आपके बिहाफ पे गाड़ी खरीदेंगे और आपको दे देंगे। और आपके साथ एक टर्म बना लेंगे कि आप 3, 4, 5 साल के अंदर उस गाड़ी की जो बकाया पेमेंट्स हैं वो हर महीने थोड़ी थोड़ी करके उनको वापस देते रहें, ताकि 3, 4, 5 साल के बाद वो गाड़ी आपके नाम पे हो जाए। अब चूंकि मोस्टली लोगों की इतनी सैलरीज नहीं होती, ना इतना कैश होता है, तो वो यही ऑप्शन को प्रेफर करते हैं कि यार इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी आ जाए, ताकि उनकी जेब से ज़्यादा कोई एक लमसम अमाउंट ना जाए। और मैंने जितने फर्स्ट टाइम जो गाड़ी फाइनेंस करवाना जा रहे हैं मैंने उनसे बात किया, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, उनको गाड़ी फाइनेंस करवाने के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, और शायद वो गलतियाँ करें जो कि शायद मैंने 2021 के अंदर की थी, जब मुझे गाड़ी फाइनेंसिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और आई विश कि मुझे कोई होता जो मुझे गाड़ी फाइनेंस के बारे में ऐसी चीज़ें बताता जो कि मुझे आज पता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो गाड़ी को पहली दफ़ा फाइनेंस करवाने चाह रहे हैं। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज़ गोइंग टू वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि भाई गाड़ी फाइनेंस कहाँ से करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू मेक अ बेटर डिसीजन फॉर योर सेल्फ। एंड सेकंड पार्ट इज़ अ बिट मोर टेक्निकल, जहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि क्या गाड़ी फाइनेंस करवाना आप अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको आपकी सैलरी के लिहाज से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ताकि आपके ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन ना हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल हर जगह ये डिबेट चल रही है कि अगर आप गाड़ी कैश पे खरीद भी सकते हैं तो आप गाड़ी कैश पे ना खरीदें, आप उसकी एक छोटी सी अमाउंट गाड़ी बैंक को दें, गाड़ी बैंक से फाइनेंस करवाएं, और जो बाकी की अमाउंट आपके पास बच गया आप उसको इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू से इतना पैसा कमा लें कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट को पे कर सकें। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, ये कितनी चीज़ सच्ची है, कितनी झूठी है, वी गोना डिस्कस ऑल दैट, ताकि इस वीडियो के एंड में जो सवाल थे आपको गाड़ी फाइनेंस करवाने के बारे में वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो स्टार्ट बड़ी बेसिक चीज़ें करते हैं कि अगर आपको गाड़ी फाइनेंस करवानी है आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कन्वेंशनल बैंकिंग में जाना है या इस्लामिक बैंकिंग में जाना है। आई वुड से कि आपको इस्लामिक फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। इसकी डिटेल्स क्या हैं, कैसे ये दोनों बैंकिंग डिफरेंट होती हैं, वी नॉट गोना गेट इनटू दैट, बट आपको इस्लामिक फाइनेंसिंग चूज़ करनी है। और जब आप इस्लामिक फाइनेंसिंग चूज़ कर लोगे तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप किन किन बैंक्स के पास जाओ। आप HBL भी जा सकते हो, मेज़ान भी जा सकते हो, बैंक इस्लामी भी जा सकते हो। जहाँ पे भी जाओगे आपने मेक श्योर करना है कि आप इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू गाड़ी लें, और आपने उनसे पूछना है कि क्या ये इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू है। मेज़ान तो है ही इस्लामिक बैंक, लेकिन बाकी जो बैंक्स हैं उनके 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग वाला और इस्लामिक फाइनेंसिंग वाला। तो आपने मेक श्योर करना है कि दोनों से आप पूछें, मेक श्योर करें इस्लामिक फाइनेंसिंग है या नहीं। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि किस बैंक में जाना, तो आपने उसके बाद ये डिसाइड करना है कि कौन सा बैंक बेहतर डील मुझे ऑफर कर रहा है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंट बैंक्स में जाना है, जो भी आपकी फेवरेट गाड़ी है आपने उसके लिए एक उनसे कोटेशन लेना है कि भाई ये गाड़ी मुझे कितने की पड़ेगी, कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, सब कुछ। वो आपको एक पेज निकाल के दे देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि अगर आप इतनी डाउन पेमेंट देते हैं तो आपकी हर साल इतनी इतनी महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। आपने डिफरेंट बैंक्स में जाना है, वो सारा पेजेस आपने कलेक्ट कर लेने हैं। एक तो हो गया आपका ये चीज़ कि आपने जो जितने बैंक से उनकी इंस्टॉलमेंट की बेस के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं कि आपको गाड़ी कहाँ पे लेनी है, किस बैंक से लेनी है। एंड द सेकंड थिंग इज यू नीड टू मेक श्योर कि जिस बैंक से भी आप गाड़ी ले रहे हैं वो आपको बलून पेमेंट की इजाज़त दें। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं से 3-4 लाख का इकट्ठे आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि यार ये 3-4 लाख मैं गाड़ी के जो लोन है उसमें दे दूं ताकि जो मेरी इंस्टॉलमेंट है मंथली वो कम हो जाए। अब कुछ बैंक्स आपको ये चीज़ अलाउ करेंगे, कुछ अलाउ नहीं करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उन बैंक के पास जाएँ जहाँ पे इंस्टॉलमेंट अगर 3-4 हज़ार ज़्यादा भी है, डजंट मैटर, लेकिन वो आपको बलून पेमेंट करने दें। अगर वो आपको नहीं करने देंगे तो आप एक स्टक हो जाएंगे उस इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर और आप उसको जल्दी क्लियर नहीं कर सकते। जल्दी क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बट वी गोना टॉक अबाउट दैट लेटर। तो जब आपको ये चीज़ डिसाइड होगी उसके बाद आपने देखना है कि आपको जो डील मिल रही है क्या वो फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिल रही है या फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिल रही है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो कि 2021 के अंदर मैंने की। जब 2021 के अंदर मैं गाड़ी फाइनेंस करवाने गया तो मुझे नहीं पता था कि फ्लेक्सिबल और ये जो फिक्स इंटरेस्ट रेट भी कुछ चीज़ होती है। मैंने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर गाड़ी दी या मुझे बैंक वालों ने बेची, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं वो शायद ना लेता। लेकिन फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि हर 6 महीने
महीने के बाद वो डिटर्मिन करेंगे जो इंटरेस्ट रेट चाह रहा है उसके मुताबिक जो मेरी इंस्टॉलमेंट थी ना वो एडजस्ट होगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया है तो वो ज़्यादा हो जाएगी, कम हो गया तो वो कम हो जाएगी। मुझे ये चीज़ का पता ही था। ये मैं इस्लामी की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट की जब भी मैं बात करता हूँ, दिस इज़ द इस्लामिक वे ऑफ डूइंग इट। वो उसकी डिटेल्स क्या है, वी गोना गेट इनटू दैट लेटर और किसी और वीडियो के अंदर। तो जब वो 6 महीने के बाद मेरी इंस्टॉलमेंट चेंज होती गई, और द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने की थी कि इंटरेस्ट रेट जब बिल्कुल बॉटम पे थे ना 2021 के अंदर, मैंने तब जाके गाड़ी ली थी। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के उसके बाद बढ़ते चले गए, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ क्या होता है मैंने अपनी पिछली इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आप यहाँ के जाके डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, इंटरेस्ट रेट नीचे कैसे आता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होती है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। तो जब इंटरेस्ट रेट मैंने बॉटम के ऊपर लिए तो हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे थे। वो हर 6 महीने के बाद डिटरमिन होता था कि इंटरेस्ट रेट अब क्या है, और मेरी इंस्टॉलमेंट बढ़ती जा रही थी। वो 18,000 से स्टार्ट हुई, इट वेंट ऑल द वे अप टू 32,000 इन लाइक स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स। और मैं सर पकड़ के बैठ गया, यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली और ये बढ़ती जा रही है। मेरे पे टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस थी, और वो सिर्फ इसी वजह से थी कि मैंने फ्लेक्सिबल प्लान लिया था। अगर इस टाइम 2025 के अंदर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम जो हमारे इंटरेस्ट रेट हैं वो बिल्कुल बॉटम के पास हैं। यहाँ से थोड़ा सा शायद और कट हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट बॉटम के पास ही है। अगर आप अभी गाड़ी लेते हैं तो इट्स लाइक अ ओके टाइम टू गेट अ कार, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर लें। आपने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर गाड़ी को नहीं लेना, बिकॉज आप फिर उसी लूप में फंस जाएंगे जिसमें मैं फंस गया था। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप किस बैंक के साथ जा रहे हैं, कौन सा आप प्लान ले रहे हैं, सब कुछ आपका डिसाइड हो गया, उसके बाद आपने जाके सिंपल उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है, अपना CNC देना है, और उसके बाद मेरे ख्याल से आपसे वो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेंगे, आप कहाँ पे काम करते हैं, कितनी सैलरी आती है, ये वो सब कुछ। एंड देयर इज अनदर ट्रिक, बिकॉज जो कि मुझे उस टाइम नहीं पता था और मुझे तकरीबन 6 से 7 बैंक ने रिजेक्ट किया था, वो ये था जो आपकी सैलरी स्लिप है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। अब मेरा जो काम था तब वो था कमीशन बेस्ड। मुझे मेरी जो बेसिक सैलरी थी 2021 के अंदर वो थी 15,000 रुपया, और जो मेरा सारा जो पैसे थे ना ऊपर वाले वो थे कमीशन बेस्ड, और अच्छा खासा कमीशन बन जाता था क्योंकि डॉलर में इनकम थी। अब जब मैं सैलरी लेके स्लिप गया बैंक्स के पास, उन्हें वो मेरी 15,000 बेसिक सैलरी देखी, तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स रिजेक्टेड मी। एंड द रीज़न वाई दे रिजेक्टेड मी, उनको ये लगा कि ये 15,000 का जो इसकी बेसिक सैलरी है, ऊपर कमीशन तो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये शायद हमें टाइम पे पैसे वापस ना दे या इंस्टॉलमेंट के अंदर देरी करे। बिकॉज द बैंक्स के पास वो आपको लोन दे रहे हैं, तो उनके पास रिस्क एवेल्युएशन के लिए चीज़ होनी चाहिए कि भाई आपका वो रिस्क एवेल्युएट कर रहे हैं कि आप टाइम पे दोगे या नहीं दोगे आपको जो वो लोन दे रहे हैं। बिकॉज उनके लिए तो वही प्रॉफिट है, उनका प्रोडक्ट ही वो चीज़ है कि वो लोगों को लोन्स देते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। तो अगर वो आपको वो लोन दे और आप उसको वापस ना कर सकें तो इट्स अ बैड बिजनेस फॉर देम। तो वो मेक श्योर करते हैं कि आपको वो उस बंदे को लोन दें कि जो बंदा उनको वापस कर सके। तो 15,000 में उनका जो बेसिक सैलरी के अंदर उनका जो रिस्क था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, एंड फॉर दैट रीज़न मुझे 5 से 6 बैंक से रिजेक्ट किया। एंड द फाइनल बैंक हु लाइक एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, और वहाँ पर हमने जाके सैलरी स्लिप को थोड़ा सा चेंज किया। हमने अपनी सैलरी स्लिप को थोड़ा सा इन्हेंस किया, वो इन अ सेंस इस तरह कि हमने बेसिक सैलरी डाली, उसके बाद हाउस अलाउंस डाला, उसके बाद ट्रैवल अलाउंस डाला, इस तरह 2-3 अलाउंसेस डाल के बाकी हमने कमीशन में कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख है और आपको पता है कि हर महीने 1.5 लाख तो आनी है, दैट टाइम इट वाज फॉर मी एज वेल कि 1.5 लाख तो आनी है, तो 1.5 लाख तक हमने उसको फिक्स कर दिया बेसिक सैलरी वो करके, और ऊपर वाले जो पैसे थे हमने वो कमीशन में डाल दिया। अगर कभी 1,70,000 आ रही है, कभी 2 लाख आ रही है, तो दैट इज कमीशन, बट 150 इज फिक्स्ड। तो हमने अपनी सैलरी स्लिप को थोड़ा सा चेंज करके हमने एंड वाले बैंक में एक्सेप्ट करवा ली, और वो भी उन्होंने हमें बड़ी बुरी किस्म की डील दी, 7 साल का प्लान दिया, और दैट टू ऑन अ वेरी फ्लेक्सिबल। उनके लिए विन विन था। दे सोल्ड मी द वर्स्ट प्लान फॉर अ कार। वो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे तब पता नहीं था, मुझे गाड़ी चाहिए थी, बस गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी दे दो। तो उनके लिए वो लोन द बेस्ट डील फॉर देम एंड द वर्स्ट डील फॉर मी। तो अगर आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आपको गाड़ी फाइनेंस करवानी चाहिए भी नहीं चाहिए, और पाकिस्तान में गाड़ियों की मार्केट अगले 2-3 साल के अंदर किस डायरेक्शन में जाएगी। अब अगर आप किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट को सुनेंगे ना, किसी भी गोरे को, चाहे वो ग्राहम स्टीफन हो, चाहे वो डेमन रैमजी हो, चाहे वो मॉर्गन हाउसल हो, यू नेम इट, हर कोई आपको ये कहेगा कि आपने किसी भी डिप्रिशिएटिंग एसेट के अगेंस्ट लोन नहीं लेना। यानी वहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे ही आप गाड़ी लेते हैं 2-3 साल के अंदर गाड़ी की जो प्राइस है ना वो 20% डाउन हो जाती है, डिप्रिशिएट हो जाती है। तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर लोन ले रहे हैं जो कि 3 सालों के अंदर, जब तक आप लोन क्लियर करेंगे 3-4 सालों के अंदर, वो ऑलरेडी 20% डिप्रिशिएट कर गई है, और आपने 10% इंटरेस्ट रेट दिया, तो वो आपको गाड़ी ऑलरेडी काफ़ी महंगी पड़ी है, और जब आप उसको बेचने चाहेंगे तो यू आर ऑलरेडी इन अ लॉस। ठीक है, उसमें काफ़ी ये भी एक सेइंग है कि भाई अगर आपने 3 साल जो गाड़ी यूज़ किया उसका अगर रेंट ही कंसिडर कर लें तो वो ज़्यादा
है, बट वी नॉट गोना गेट इन द रेंटल पार्ट ऑफ इट। जस्ट ये समझें कि हर वो चीज़ जो डिप्रिशिएट हो रही है, आप उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, तो बाय द टाइम दैट लोन इज क्लियर्ड, एक तो आपको वो चीज़ डिप्रिशिएट हो गई जो आपने ली थी, और आपको वो लोन, जारी बात है, उस पर इंटरेस्ट रेट आपने दिया है। सो दैट इज ट्रू फॉर द वेस्ट। उन गोरों के लिए ये चीज़ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट काम करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, या कुछ मुल्कों में से एक है, जहाँ पे गाड़ियों की प्राइसें बढ़ती हैं। अब वो बढ़ती क्यों है, इसके लिए एक पूरी साइंस समझना जरूरी है और देखने की जरूरत है कि अगले 3-4 सालों के अंदर भी ऐसी बढ़ती रहेंगी या नहीं बढ़ती रहेंगी। पाकिस्तान के अंदर ना आपको एक आर्गुमेंट मिलेगा कि पाकिस्तान में जो गाड़ी है ना, वो एक किस्म का अप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट। आप गाड़ी आज लो, कल को जाके बेच लो। और 2021 से 2024 के अंदर जिसने गाड़ियाँ ली थी ना, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता। मैंने कल्टस 2021 में ली थी, फाइनेंस करवाई थी, बट दैट्स नॉट अ पॉइंट। मैंने उस टाइम जो कल्टस की प्राइस थी, दैट इज 19,70,000 रुपीज़। राइट नाउ वही सेम कल्टस इज एट 44 लाख, मतलब डबल से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन जो मेरी 2021 की गाड़ी थी, उसकी आज मार्केट वैल्यू अराउंड 33-34 लाख रुपीज़ है, यानी वो 75 से 80% तक बढ़ चुकी है इन द स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। अब 4-5 सालों के अंदर गाड़ी की प्राइसेस क्यों बढ़ी, हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो ऑटो सेक्टर है वो चलता कैसे है। जो भी पुर्जे हैं, जो भी ऑटो के पार्ट्स होते हैं, वो बाहर से आते हैं, यानी हम उनको इंपोर्ट करते हैं। जब हम उनको इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आके असेंबल करते हैं, आपके लिए गाड़ी तैयार होती है। अब जब हमारा रुपया डिप्रिशिएट होता है, और डिप्रिसिएशन क्या होती है, ये कैसे सारी इकॉनमी काम करती है, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी। इट्स वर्थ योर टाइम, ये वीडियो आप देख लें, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि रुपया डिप्रिशिएट होता है तो हमारी इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है, और हमारा पूरा जो साइकिल है वो कैसे ख़राब होता है, और आने वाले सालों में भी ख़राब होता रहेगा जब तक हम कुछ चीज़ें फिक्स नहीं करते। सो गो वॉच दिस वीडियो ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए। तो जैसे ही हमारा रुपया डिप्रिशिएट होता है, तो जो इंपोर्टेड पार्ट्स थे वो महंगे होने लग जाते हैं गाड़ियों बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पार्ट मेरा था $1 का, और डॉलर था $250 का, और अब आपका रुपया डिप्रिशिएट हो गया, अब वही $1 आपको पड़ा है $300 का, तो आपकी जेब से अब ज़्यादा पैसे जा रहे हैं टू गेट द सेम थिंग फॉर द सेम डॉलर अमाउंट। तो जब आपको सेम थिंग महंगी पड़ रही है, तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो सारा लॉस अपने पे लें, बल्कि वो सारा लॉस ना, जो भी उनको महंगाई हो रही है, वो पास डाउन कर देते हैं टू द कंज्यूमर, टू द पीपल लाइक यू एंड मी। तो गाड़ी जो 19,70,000 की थी, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी थी, वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट सारी पास डाउन कर दी गई है आपको। अब जो गाड़ी 19,70,000 की थी, वो होगी 44 लाख रुपीज़ की। ये होता है गाड़ियों के रेट ज़्यादा बढ़ने का मेजर रीज़न। अब हमें पता है कि 2021-22 के अंदर क्या हुआ था कि वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट, हम डिफ़ॉल्ट करने वाले थे। अगर IMF हमें पैसे ना देता, $1 बिलियन ना देता, तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। पॉलिटिकल हमारे जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे, हमारी ट्रेड इम्बैलेंसेस बहुत थी, हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। तो इन हालात के अंदर ना हमारा रुपया काफ़ी तेज़ी से डिप्रिशिएट हुआ, और जब डिप्रिशिएट हुआ तो गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होगी। लेकिन मैं अगर आज की बात करूँ, तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, हमारे इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आ चुके हैं। जो हमारी आगे फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आउटलुक है, वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है कि अगले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान काफ़ी तरक्की करेगा, काफ़ी चीज़ें होंगी, जो कि प्रोजेक्शन है। अब होती हैं या नहीं होती, दैट्स टोटली डिफरेंट डिस्कशन, लेकिन प्रोजेक्शन आगे की जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव आउटलुक है, तो हमारा जो रुपया है वो डिप्रिशिएट इतना नहीं होगा। मतलब जितने इंपोर्टेड पार्ट्स आज पड़ रहे हैं, वही अगले साल पड़ रहे होंगे। जब इंपोर्टेड पार्ट्स महंगे नहीं हो रहे, तो गाड़ियों की प्राइसेस भी सेम रहेंगी। दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि अभी कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। अब डिफरेंट गाड़ियों के मॉडल्स देख रहे हैं जो कि 2020-21 के अंदर नहीं थे। तब एक मोनोपोली थी टोयोटा सुजुकी वालों की। अभी भी सुजुकी मोस्ट सेलिंग कार्स बेचते हैं, उनकी ऑल्टो, लेकिन तब मोनोपोली थी इन 2-3 ब्रांड्स की। अब डिफरेंट ब्रांड्स मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब MG आ गया है, हेवल आ गया है। हेवल उन्होंने अपनी PHEV निकाली है, विच इज़ प्लग इन हाइब्रिड। तो डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट तरीकों से चीज़ें आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो होपफुली एक कंपटीशन बढ़ा है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन की वजह से जो पुराने जो प्लेयर्स थे, उनको अपनी जो प्राइसेस उनको कंपेटिटिव रखना पड़ेगा। अगर वो कंपेटिटिव नहीं रखते, तो जाहिर बात है जो दूसरा ब्रांड है जो कि बेहतर चीज़ ला के दे रहा है, तो लोग उस पर शिफ्ट होंगे। और हमने ये प्रॉपर शिफ्ट देखा है हेवल के अंदर, कि जो उनकी साजगार कंपनी थी, उसकी जो सेल्स हैं काफ़ी बढ़ चुकी हैं, बिकॉज उन्होंने मार्केट के अंदर आके जो गैप था SUVs के अंदर, एक स्टैंडर्ड SUV के अंदर जो कि बाहर मिलती है, उन्होंने आके उसको फिल कर दिया। बिकॉज होता क्या है कि जो बाहर मॉडल्स होते हैं, जब वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, तो उसमें काफ़ी जो फीचर्स होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तानी फीचर डिजर्व नहीं करते। लेकिन हेवल और साजगार ने क्या डिसाइड किया था कि अगर हम वही चीज़ लाएंगे जो बाहर बिकती है, तो उनके स्टैंडर्ड, उनकी क्वालिटी की वजह से, उनकी कंपेटिटिव प्राइसिंग की वजह से
उन्होंने एक मार्केट को विन किया और उनका जो काफ़ी जो मार्केट कैप है ना वो बढ़ता जा रहा है, जो मार्केट का साइज़ है ना वो अपनी तरफ लेते जा रहे हैं। अभी भी टॉप पे वही 3 किंग्स हैं, लेकिन उन 3 किंग्स को अब अपना पड़ गया कि भाई अब हमारी जो मार्केट कैप है वो कम हो सकता है, सो दे प्रॉब्ली गोना ट्राई टू कीप द प्राइसेस कंपेटिटिव। तो अगले 3-4 सालों की अगर मैं आउटलुक देखूँ कि पाकिस्तान की प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाएंगी, तो अगर इकोनॉमिक आउटलुक जैसा है हमारा, अगर वैसा ही रहे, सब कुछ वैसी ही होती रहे, ट्रेड बैलेंसेस जो हमारे इम्बैलेंसेस थे वो ठीक होते रहें और इसी तरह इन्फ्लेशन कंट्रोल है, तो होपफुली हमारा जो रुपया इतना डिप्रिशिएट नहीं होगा। जब हमारा रुपया डिप्रिशिएट नहीं होगा तो हमारी गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी। तो जो इस सेंस से आके गाड़ी लेना चाह रहा है कि भाई मैं गाड़ी लूँगा, वो 3 साल में डबल हो जाएगी, तो मुझे वहाँ से भी फ़ायदा वहाँ से भी फ़ायदा, वो पॉसिबली नहीं होगा अगले 3 सालों में, अनलेस कोई बहुत बड़ी चेंजिंग आती है। तो जिन लोगों ने 3-4 साल पहले फाइनेंस करवाया था उन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर गाड़ियाँ ली थी, लेकिन वो गाड़ियाँ 70, 80, 90, 100% अप्रिशिएट कार की प्राइसेस के अंदर, तो उनको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू अगर आप आज गाड़ी लेते हो तो अगले 3 सालों के अंदर गाड़ी जाए इतनी अप्रिशिएट ना करे, डिप्रिशिएट करे वैल्यू के अंदर, क्योंकि वो डिप्रिशिएटिंग एक एसेट बन जाएगा और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। तो वहाँ पे ये अब जो कंडीशन आ रही है ये वही वेस्टर्न कंडीशन है जो डेविड रैमजे, ग्रैम स्टीफन, ये सारे कहते हैं। शायद उस तरह डिप्रिशिएट ना हो जिस तरह यूएसए में डिप्रिशिएट होती है, लेकिन हालात अगर ऐसे ही रहते हैं तो एक किस्म अब आप लोन ले रहे हो अगेंस्ट अ डिप्रिशिएटिंग एसेट एज कम्पेयर टू अगर 2021-22 में लेते दैट वुड हैव बीन अ अप्रिशिएटिंग एसेट, बिकॉज गाड़ियों की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी है। नाउ देयर इज अ रिस्क, अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी को कोई भी आंसर नहीं कर सकता जब तक वो चीज़ होगी नहीं इन द फ्यूचर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी ट्रिकी, बिकॉज ये ऐसा पार्ट था जहाँ पे मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन थी। मैंने जो डाटा सारा निकाला था मैं उसको फिर से एनालाइज किया, फिर मैंने कंपेयर किया। आई हैड टू रीडू दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज सेंस नहीं बन रही थी। और वो पार्ट ये है कि आप अपनी जो इनकम है उसके लिहाज से कौन सी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को देखूं, अगेन वेस्टर्न को, तो वो कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है ना वो 15,000 से 20,000 के दरमियान में होनी चाहिए। लेकिन अब हमें पता है कि पाकिस्तान में तो ऐसी कोई गाड़ी है ही नहीं जिसको अगर हम बैंक को 40%, 50% भी डाउन पेमेंट दे दें जिसकी इंस्टॉलमेंट 20,000 से नीचे बने, ऐसी कोई गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो उनका फाइनेंशियल रूल था ना वो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं काम करेगा। तो वी नीड टू कम अप विद समथिंग एल्स, and for that I had to redo this math again and again to come up with something better। और उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टोरी से अगेन कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि जब मैंने गाड़ी ली दैट टाइम गाड़ी वाज 19,70,000, मेरी जो इंस्टॉलमेंट थी 18,000 के आसपास थी, जो कि मेरी इनकम का बनता था 12-13%। अब जो 12-13% दे रहा था मुझे इतना मसला नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे वो 6 मंथ के लिए फिक्स था और 6 मंथ चेंज हो रहा था, हर 6 महीने के बाद मेरी इंस्टॉलमेंट बढ़ती गई एंड इट वेंट ऑल द वे अप टू 24% और समथिंग लाइक दैट। तो तब मुझे हिट हुआ कि यार अगर ये ऐसी बढ़ती रही ना तो इट्स नॉट सस्टेनेबल। एक टाइम आएगा जहां पे मेरा मेजर चंक इसके अंदर जा रहा होगा और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड देन आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ कि मेरे फादर ने मुझे लोन दिया एंड आई टुक दैट मनी एंड आई पेड ऑफ माय कार, और मैंने उनको वो पैसे वापस कर दिए। नाउ हर कोई प्रिविलेज नहीं होता और हर किसी के हालात उस तरह के नहीं होते। तो अगर अब मैं कहूँ कि हर किसी को 15% या 20% के ऊपर ले लेना चाहिए तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकता। आपके एक्सपेंसेस आपको पता है, आपकी इनकम की जो ग्रोथ है वो आपको पता है कि अगले 2-3 सालों के अंदर कैसी होगी। अगर मैं कोई रूल जनरलाइज कर दूं तो वो शायद फिट ना बैठे, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न मुझे ये मैथ को रीडू करना पड़ा। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में अगर सबसे सस्ती गाड़ी भी लेने जाएं दैट इज़ ऑल्टो, अगर आप 4 साल का प्लान लेते हैं और 40% डाउन पेमेंट देते हैं तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी दैट इज़ 46,500। अब अगर आपकी जो इनकम है, जो आपकी सैलरी है दैट इज़ 1.5 लाख रुपया, तो 46,500 बनता है आपका 31 से 32%, लाइक 31 to 32% आपकी सैलरी का। नाउ विच इज़ वे अबव द ग्लोबल एवरेज जो कि आपको बताते हैं 15 से 20% के अंदर होनी चाहिए, लेकिन कोई गाड़ी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे अगर आप उस 15-20% को फॉलो करें। नाउ वी हैव टू रीडू दिस बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गो इनटू इट, लेकिन आपको ये नंबर 30% तक रखना पड़ेगा। लेकिन 30% रखने के लिए ना आपको एक लग समझ जाएगी कि आपने अगले 5 साल कैसे प्लान करने हैं। एंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज जस्ट अबाउट द प्लानिंग, बिकॉज मैं आपको जनरलाइज करके नहीं दे सकता कि 30% विल वर्क फॉर यू, बिकॉज दिस प्रॉब्ली नॉट गोना वर्क फॉर यू। ये प्रॉब्ली आज काम करें कल को ना करें, तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकता। तो आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है अगले 5 साल की, मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूं कि क्या होगा। विद माय एक्सपीरियंस आई लर्न 2 थिंग्स, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि यू नीड टू बी इकोनॉमिक डिटेक्टिव, यानी आपको इतना पता होना चाहिए कि इकॉनमी किस डायरेक्शन में खड़ी है और किस डायरेक्शन में जाएगी।
अगर 2021 के अंदर मुझे थोड़ा सा भी हाव ना होता कि इकॉनमी किस तरह काम करती है, इस टाइम साइकिल पे हम कहाँ पे खड़े हैं और अगला वाला साइकिल किस डायरेक्शन में जाएगा, मैं कभी भी गाड़ी ना लेता। लेकिन चूंकि मुझे नहीं पता था, मैंने गाड़ी ले ली, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो आपको कोई पीएचडी नहीं चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, या आपको किसी एक्सपर्ट से बात करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इकोनॉमिक कंडीशंस कहाँ पे खड़ी हैं पाकिस्तान की, ट्रेड इम्बैलेंसेस क्या चल रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट इस टाइम कहाँ पे है, और आने वाले सालों के अंदर के कहाँ पे जा सकता है। अगर वो ऑलरेडी काफ़ी बॉटम के ऊपर है तो आपको पता नहीं, ये आने वाले सालों में ऊपर जाएगा। देन यू नीड टू गेट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। लेकिन आपको पता होना चाहिए पूरे इंटरेस्ट रेट साइकिल के अंदर कि आप कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ पे जाएंगे। बिकॉज अगर आप लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर गाड़ी ले लेते हैं और आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कल बढ़ जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। तो आपकी जो दूसरी ज़िंदगी थी जिसमें आप जाके बच्चों के पैम्पर्स खरीद रहे थे, कोई बच्चों की फीस दे रहे थे, कोई पेट्रोल भरवा रहे थे, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो जो इंस्टॉलमेंट आपको फिक्स मिली है ना, वो भी आपको तंग करेगी, बिकॉज आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा पैसे लगा रहे होंगे। तो यू नीड टू बी इकोनॉमिक डिटेक्टिव, जहाँ पे आपने सिर्फ डिटेक्ट करना है कि भाई ये इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा सकती है। आप मेरी वीडियोस देख लें, किसी और वीडियोस की देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा ये चीज़ कैसे होती है और हम साइकिल में कहाँ पे खड़े हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपने अपने ऊपर 5 साल का टेस्ट लगाना है। दैट्स कॉल्ड अ 5 ईयर टेस्ट। कि आपने इमेजिन करना है कि मैं आज तो अपनी इंस्टॉलमेंट को अफोर्ड कर रहा हूँ, क्या 5 साल के बाद भी कर सकूंगा, 2 साल के बाद भी कर सकूंगा, 3 साल के बाद भी कर सकूंगा? क्योंकि जो हालात मेरे आज हैं वो ऐसे तो नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, अगर शादी हुई है तो बच्चे हो जाएंगे, अगर बच्चे हुए हैं तो शायद मुझे अपने पेरेंट को सपोर्ट करना पड़े। तो आपके हालात चेंज होते रहेंगे, जैसे आपका जो खर्चा है ना, जो आपके एक्सपेंस है वो बढ़ते रहेंगे। तो अगर आपकी इंस्टॉलमेंट अगर 50,000 आज बन रही है, तो क्या मैं 50,000 3 साल के बाद भी अफोर्ड कर सकता हूं? क्या मेरी इनकम के अंदर ऐसा कोई प्लान मैंने बनाया हुआ है जिससे मेरी जो इनकम है वो बढ़ जाए? अगर प्लान भी नहीं है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, तो शायद आपको 2-3 साल के बाद जाके ये जो इंस्टॉलमेंट है ना ये तंग करें। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ एज वेल लाइक आई वाज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं फॉर्चुनेट इनफ ना होता तो मुझे भी वो काफ़ी तंग करती। तो ये सवाल आपने अपने आप से करने हैं। और ये जो आप 5 ईयर टेस्ट हैं, जब तक आप इससे पास नहीं होते ना, तो आई थिंक यू शुड नॉट थिंक अबाउट फाइनेंसिंग, बिकॉज एंग्जाइटी ना आपको मार देगी। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा हिट लेगी। आप हर जगह ना टेंस होकर फिरोगे, एंग्जाइटी में फिरोगे, तो बेटर कि आप मोटरसाइकिल पर फिर लो। एंग्जाइटी के साथ आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है ना, कि आपकी जो लाइफ के अंदर जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जो रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हो, वो नहीं कर सकोगे। आपकी हर चीज़ अफेक्ट होगी, आपका काम अफेक्ट होगा, आपकी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम ग्रोथ अफेक्ट होगी। तो इट्स बेटर टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल देन गेट अ कार देन फेसिंग ऑल ऑफ दिस। तो आपने ये टेस्ट खुद के साथ करना है, ये जनरलाइज कोई भी किसी के लिए नहीं कर सकता। तो आई एम लीविंग दिस अप टू यू। और आपने ये सारा जो कैलकुलेट कैसे करना है, कितनी गाड़ी की कौन सी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, कितनी डाउन पेमेंट होगी, उसके लिए आपने पाक व्हील्स के फाइनेंस कैलकुलेटर के ऊपर जाना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आपने उस टूल के साथ थोड़ा सा खेलना है। आपने सबसे पहले देखना है कि मैं अगर 30%, 40%, 50% डाउन पेमेंट देता हूँ, 3 साल का प्लान, 4 साल का प्लान, 5 साल का प्लान, ये सब कुछ करता हूँ, तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। जब आप एक सेफ नंबर पे आ जाओगे, तब आपने आगे जाके ये 2 रूल लगाने हैं कि भाई इकॉनमी किस डायरेक्शन में खड़ी है और आने वाले 5 साल मेरे कैसे होंगे और मैंने फ्यूचर प्लानिंग कैसे की हुई है। उसकी बेस पे डिपेंड करेगा कि भाई आप गाड़ी फाइनेंस अभी करवाने के काबिल हो, अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। यू विल हैव एन आंसर। नो वन, नो फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड विल टेल यू कि आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। सिर्फ आपकी ज़िंदगी ही बता सकती है कि आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते, और आपकी ज़िंदगी आपको ही पता है। बिकॉज आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास चले जाओगे ना, आप कोई ना कोई एक ऐसी डिटेल उसे छुपाओगे कि जो ये बताएगी कि आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हो। आप उसको नहीं बताओगे तो जो आपको प्लान देगा ना, वो जो चीज़ें आपने उसको बताई हैं उसकी बेस पे देगा। लेकिन आप तो अपने आप को जानते हो, राइट? तो आप अपने लिए बेहतर प्लान बना सकते हो। यू नीड टू नो योर सेल्फ एंड दिस डिसीजन इज सोलली ऑन यू। नाउ थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं आपको वो कैश वर्सेज फाइनेंसिंग वाली डिबेट थी, उसको मैं अपना राय देने की कोशिश करूँगा। कि मार्केट में एक सेंस चल रही है कि अगर आपके पास गाड़ी लेने के पैसे पूरे पड़े हुए हैं तो आप गाड़ी ना लें, आप गाड़ी को जाके फाइनेंस करवाएं, और जो ऊपर पैसे बच जाएं डाउन पेमेंट के बाद, आप उसको इन्वेस्ट करें। अब ये जो टेक्निक है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, ये उन लोगों के लिए तो बेहतरीन है जिनको पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, किन चीज़ों में करनी है, किस टाइम करनी है और किस टाइम उन इन्वेस्टमेंट को निकालना है, प्रॉफिट बुक करने हैं। तो उनके लिए तो ये बेहतरीन है, उनको आज ही करनी चाहिए। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अंदर भी ना 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा कि आपका स्किल लेवल, कि आप कितने अच्छे इन्वेस्टर हैं। दूसरा, आप क्या चीज़ प्रेफर करते हैं, आप पैसे को प्रेफर करते हैं या पीस ऑफ माइंड को प्रेफर करते हैं। बिकॉज इफ़ यू आस्क मी कि भाई मुझे पता है कि ये स्टॉक में लूँगा या ये मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, ये 30% बढ़ जाएगी 3 महीनों के अंदर, बट मुझे हर टाइम अपना पीस ऑफ माइंड
जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और जो मैं ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली चला रहा हूँ, अगर वो थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो शुड आई इन्वेस्ट? इज इट वर्थ इट कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं और वो सब कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा बर्डन अपने आप को लूं? द आंसर वुड बी नो, बिकॉज आई विल नॉट डू इट। मैं अपना उस्ताद जो मानता हूँ दैट इज़ मॉर्गन हाउसल, उसकी साइकोलॉजी ऑफ मनी, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी, यू शुड रीड इट। ही टॉक्स अबाउट दिस अलॉट कि आपको हर वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको पीस ऑफ माइंड दे। द पीस ऑफ माइंड शुड बी ऑन द टॉप। इसलिए उस बंदे की, जो मॉर्गन हाउसल की, पैसे 80% या जितने भी 70%, द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वेल्थ इज इन कैश। बिकॉज उसको कहता है कि जो कैश बैंक में पड़ा हुआ है ना, बेशक मुझे वो रिटर्न ला के नहीं दे रहा, लेकिन मुझे वो पीस ऑफ माइंड दे रहा है, मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, मुझे वो फ्रीडम दे रहा है कि कल को हालात बुरे भी होते हैं तो आई कैन लुक एट माई बैंक और मैं डिसाइड कर सकूँ यार मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, आई एम नॉट फोर्स इन टू डूइंग समथिंग विच आई डोंट लाइक। तो बजाय इसके कि मैं जाके कोई जॉब ढूंढूँ, कोई बुरी जॉब ढूंढ लूँ, कोई ऐसी चीज़ कर लूँ जो कि मुझे पसंद नहीं है, आई स्टिल हैव मनी, आई कैन स्टिल लिव ऑफ दैट मनी, और जब मुझे कोई चीज़ डिसाइड हो जाएगी मैं वो जाके कर लूँगा। तो उसने अपने उस सबसे प्रायोरिटाइज क्या चीज़ किया? पीस ऑफ माइंड। फॉर मी द पीस ऑफ माइंड शुड बी ऑन द टॉप। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप रिस्क भी ले सकते हैं, टेंशन भी ले सकते हैं, एंग्जाइटी को भी हैंडल कर सकते हैं, और आपको स्किल भी है, देन दिस स्ट्रेटजी इज द बेस्ट स्ट्रेटजी कि आप इसमें पैसे डालें। आप शायद अपने जो बाकी के पैसे हैं उसको शायद 1-2 साल के अंदर 50-60% प्रॉफिट्स तक ला सकते हैं, इफ़ यू नो वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट इन एवरीथिंग। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती भी यही है कि जब भी लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ना, तो वो समझते हैं कि यार चार्ट्स होंगे, स्प्रेडशीट्स होंगी, परसेंटेज ऊपर नीचे जा, सब कुछ, लेकिन वो कभी भी ह्यूमन जो एलिमेंट है ना उसको कंसीडर ही नहीं करते कि एक इंसान जब मार्केट ऊपर जाती है कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट नीचे आती है कैसे रिएक्ट करती है। इट इज़ ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, कोई भी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सका। तो आप अपना सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर क्यों लगा? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, आप ऐसे इमेजिन करें कि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी खुद ही चल रही है, आप खुद डायरेक्शन नहीं दे रहे, गाड़ी खुद ही चल रही है। नाउ इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक दैट, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं कंट्री की। अगर अच्छी हैं तो ऊपर जा रही है, बुरी हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे आ रही है, अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट, हाउ द स्टॉक मार्केट या जहाँ पे भी हमने इन्वेस्ट किया वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और दैट ऑटोमेटिक लिंक टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री और द मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री। अब उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान कैसी पॉलिसीज़ बनाता है, वो पॉलिसीज़ कैसी ट्रांसलेट होती हैं, जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है उसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो ये है कि आप अपनी नॉलेज को ज़्यादा करें, अपने स्किल्स को ज़्यादा करें, उन चीज़ों को जाके यूज़ करें मार्केट के अंदर और जाके ज़्यादा पैसा बनाएं। दैट्स व्हाट यू कैन कंट्रोल। और आपका सारा फोकस 95% फोकस, इफ नॉट 100%, इस चीज़ों पे होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द थिंग दैट यू कैन कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ के व्हीकल के अंदर जाके वो चल रही है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। द ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल इन इन्वेस्टिंग कि भाई मैं सही किस्म के बेट्स लूँ जो कि ऊंचाई नीचाई में ज़्यादा मुझे लॉसेज ना दें, राइट। बट द ओवरऑल ट्रिजेक्टरी, द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। कल अगर मार्केट ऊपर जा रही है, कल को कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान में सारे पैसे चले गए हैं, कोई बंदा पैसे लेके भाग गया सारे पाकिस्तान के, तो कल मार्केट्स गिर जाएंगी। नाउ यू डोंट नो राइट नाउ कि कल को ऐसी कोई न्यूज़ आएगी, राइट। आपको ये पता है कि कल को ऐसी न्यूज़ आएगी तो मैं ऐसा क्या स्किल बाहर बेच सकता हूँ जो कि मैं अपनी ज़्यादा इनकम को ज़्यादा कर सकूँ। तो आपका सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो आई थिंक आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब होगा। बिकॉज आप एक्सपेक्ट करोगे अपना पोर्टफोलियो का, जो कि आपने गाड़ी कैश पे लेने के बजाय इन्वेस्ट किया था, कि ये इतना परफॉर्म करे कि जो मेरी इंस्टॉलमेंट है वो जस्टिफाई हो जाए, शायद पूरी ना हो लेकिन थोड़ी बहुत जस्टिफाई हो जाए। और इसके पीछे ना आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होगी, आप हर टाइम बैठ के चार्ट्स देख रहे होगे, टेंशन में, डिप्रेशन में रहोगे। I don't think so that's worth it. Your time needs to be spent on other things, your skills, your knowledge and your income. तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। बट किसी को सेंस बनाती है टेक्निक तो उसको लाजमी करनी चाहिए, किसी को मार्केट्स का पता है करनी चाहिए, किसी को अपने एंग्जाइटी लेवल्स का पता है करनी चाहिए। लेकिन फॉर मी इट्स नेवर एन आंसर। फॉर मी 10% इज़ वे बेटर देन 30% विद अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। तो आई होप मैंने आपको एक एक चीज़ कार फाइनेंसिंग के बारे में बता दी होगी, बिकॉज कार फाइनेंसिंग के बारे में सर्च करेंगे आपको पता लगेगा कौन से बैंक में जाना है, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सब कुछ देना है। दैट्स द ईजी पार्ट, दैट्स यू कैन गो टू द बैंक, वो आपको खुद बता देंगे। द डिफिकल्ट पार्ट इज़ कि भाई आपने नेविगेट कैसे करना है अपने आप को थ्रू फाइनेंसिंग। इज़ इट राइट फॉर यू, इट इज़ इफ़ इट्स गुड फॉर यू और नॉट। तो ये सवाल का जवाब शायद मुझे तब नहीं किसी ने दिया। एंड आई वॉन्ट कि अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज़ भी आएँ, उसमें से 5 बंदे भी पूरी वीडियोज़ देखें, तो आई थिंक वो जो वैल्यू
जो मैं कभी किसी को नहीं दे सका, जो कि मुझे कभी नहीं मिली, तो वो शायद किसी 5 बंदों को मिल जाए. दैट वाज द होल पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल लाइक एनी अदर वीडियोस. इफ़ यू वांट टू कीप ऑन सीइंग मी, थोड़ा सा भी कंटेंट, थोड़ी सी मैं वैल्यू किसी के लिए डाल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दें. कमेंट करने का मकसद ये होता है, जो आपको लोग कह रहे होते हैं कि भाई कमेंट करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों को पुश होती है. अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू जो मैंने दिया है ज़्यादा लोगों को देखनी चाहिए, आप बेशक मेरी वीडियो को शेयर वगैरह मत करें, लेकिन एटलीस्ट कमेंट लाइक कर दें, ताकि एल्गोरिथम को पता लग सके भाई ये बंदा बैठ के कोई फजूल टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, अच्छा कंटेंट बना रहा है. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. आई विश यू द वेरी बेस्ट इन सेलेक्टिंग अ राइट कार फॉर यू, एंड मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा.